हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी है उसका क्लास 11 का चैप्टर 5 हम पढ़ने वाले हैं। और ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या क्लास 11 मतलब कौन सी, बहुत सारी बुक है। तो हम पोल साइंस की बात कर रहे हैं, पोल साइंस। ठीक है, एकदम इत्मीनान से एकदम बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ, एक एक चीज आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बस लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। और नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अब आपका आता है ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, ये इसमें आपको कोई पैसे वगैरह तो पे करने हैं नहीं, तो जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बराबर में बेल आइकन का बटन है, दबा दीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगी कोई सी भी कैसी भी, तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई बात सब्सक्राइब की। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, जहां पर भी आपको शेयर करना है कर दीजिए। और जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड, बस कमेंट कीजिए। ए बी सी डी जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर दिए, सो दैट कि वीडियो को रीच मिले थोड़ी सी। ठीक है, और ये उन बच्चों तक भी पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज ये है कि अगर देखिए आपको ये चीजें समझ में आती हैं और आप चाहते हैं कि आप मेरी हेल्प करना चाहें थोड़े बहुत, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन कंट्रीब्यूट योर पार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। दीज थिंग्स आर योर इन योर हैंड। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। ज्वाइन आप कर सकते हैं जो अगर आप करना चाहते हैं तो। चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को लाइक भी करनी है। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिए, एक्स वाई जेड जो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को अब बिना समय गवाए। ठीक है, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज पहले ही कंफर्म कर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो रहने वाले काफी लेंदी रहने वाली है, और इसमें आपको काफी सारी चीज समझ में आने वाली हैं। ठीक है, काफी बड़ी रहने वाली है वीडियो, क्योंकि मैं चीजें समझाने वाला हूँ। इट विल बी अराउंड 1.5 आवर। ठीक है, 1 घंटे से और 1 डेढ़ घंटे के बीच में ये वीडियो रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, वन गो में मैं सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, यू विल नॉट रिक्वायर टू ओपन अप एनी अदर वीडियो एंड जस्ट गो वॉच एंड जस्ट यानी मत कहने का मतलब यही है कि अब कोई और दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। दिस विल बी द मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, मोर देन इनफ वीडियो रहेगी ये। तो चलिए अब चालू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, आपने ये तो पढ़ा ही होगा लेजिस्लेचर। वी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि हमारे पास जो है ना, हमारी जो पार्लियामेंट है, ये 3 भागों में बटी हुई है। एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, और तीसरे हमारे प्रेसिडेंट। ये 3 है। अब प्रेसिडेंट को वी कैन नॉट डीम देम एज अ सेपरेट ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं, ये इंटीग्रेटेड पार्ट है पार्लियामेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट का क्या है, इंटीग्रेटेड पार्ट है। ठीक है, तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो 3 जनों से ही बनती है मिलकर। पहला हमारा लोकसभा है, दूसरा हमारा राज्यसभा है, तीसरे हमारे प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट है। अब देखिए, लोकसभा में आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था एग्जीक्यूटिव के बारे में। यहाँ पर हम लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि लेजिस्लेचर के द्वारा जितने भी लॉ वगैरह फ्रेम करे जाते हैं उन सबको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हमारी दो प्रकार की होती है, परमानेंट और टेम्पररी। ठीक है, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे आईएएस, आईपीएस, ठीक है, और भी अदर पॉलिटिकल, सॉरी, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं। और टेम्पररी जो होती है हमारी जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमारे एमएलए एमपी वगैरह हो गए, मिनिस्टर वगैरह हो गए, दे जस्ट गेट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। बट व्हेन वी कम टू नो अबाउट द लेजिस्लेचर, सो हियर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंटीग्रेटेड है, दे आर नॉट सेपरेबल। ठीक है, ये इंसेपरेबल है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। वॉट एवर द लेजिस्लेचर मेक्स विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और आपके जितने भी मिनिस्टर्स हो गए वो ही एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड है, हमारे इंडिया में ये सारा मामला इंटीग्रेटेड वाला चलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आई ये बात मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको समझानी थी मुझे, और यही थोड़ी सी चीजें थी।
अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ गए हैं, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज इन योर माइंड, लाइक यू विल बी एबल टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में आप क्लियरली बता पाएंगे, और उनको उनके बीच का अंतर भी आप बता पाएंगे कि हाँ क्या क्या काम होता है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, पावर्स क्या क्या है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि पार्लियामेंट is the temple of democracy in India। ठीक है, एंड द पावर हाउस ऑफ द कंट्री इज दिल्ली। ठीक है, जहां पर सारी चीजें होती हैं, डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए, इसके द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी आल्सो डीलिंग विद द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैसे लॉ बनाया जाता है, व्हाट आर द प्रोसीजर। ठीक है, दी प्रोसीजर्स क्या है उन सारी चीजों के, मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस के, वो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, वी ऑलरेडी नो कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, तो ये इंटीग्रेटेड है, दे आर नॉट सेपरेबल। ठीक है, पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है, ये भी चीज हम पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। So this is going to be a very interesting chapter, and you will be having a lot of knowledge, great knowledge about this chapter. After this, you will be able to clearly define that what is parliament, what is executive, what is legislature, because executive के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था। ठीक है, चले आगे, चलिए अब देखिए, why do we need parliament? First thing that you should know। ठीक है, you should know। ठीक है, ये एक जो ना थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। लाइक व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, जस्ट एक समय के लिए, एक थोड़ा बहुत समय के लिए मैं इस चीज को साइड में रख देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, हमें बताइए। ठीक है, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट नहीं होगी, देन हु व्हाट विल बी द प्लेस वेयर ऑल पॉलिटिकल लीडर्स विल सिट एंड मेक लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट की हमें इसीलिए जरूरत है। ठीक है, इसीलिए जरूरत है कि यहाँ पर लॉ वगैरह बनाए जाते हैं, लोगों के हित में बात होती है, फिर कंट्री का, पूरी कंट्री जो है यहाँ से रेगुलेट करी जाती है, यानी गवर्न करी जाती है। एंड दिस इज द ओनली प्लेस, ठीक है, वेयर ऑल द डिसीजन मेकिंग हैपेंस। ठीक है, ऑल द डिसीजन मेकिंग हैपेंस एंड ऑल द डिसीजन आर बीइंग ओवर टेकन अप हियर ओनली। ठीक है, बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, तो इसलिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत है, और ये एक तरीके से लॉ मेकिंग बॉडी भी है, और हमारी जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी भी यहीं पर बैठती है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर इज नॉट मेयरली अ लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है एक लॉ मेकिंग बॉडी ही नहीं है, बट बल्कि यहाँ पे जितने भी फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव के, वो भी डिफाइन होते हैं। ठीक है, और उसमें से एक फंक्शन है लॉ मेकिंग का। ठीक है, समझ में आपको बात, इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस, क्योंकि यहीं पर सारे डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर ही हमारे जो नुमाइंदे होते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बोलते हैं, जब हम जनरल इलेक्शन होते हैं, या फिर आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव में इलेक्शन होते हैं, स्टेट मतलब विधानसभा के या फिर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जाकर बैठते हैं, और ये जनरल इलेक्शन के समय पर लोकसभा में भी जाकर बैठते हैं। एंड दीज आर द ओनली पीपल हु रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स इन द पार्लियामेंट। ठीक है, हमको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, ऐसे ही हमारे जैसे को और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव उठते हैं और वो जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, indeed, a genuine democracy is inconvincible. Legislature also help people in holding the representatives accountable. ठीक है, अकाउंटेबल बनाती है कि अगर भाई हमने तुमको इलेक्ट करा, देन यू विल बी मेकिंग, एंड यू विल बी मेकिंग ऑल सच लॉज व्हिच विल बी इन फेवर ऑफ अस ओनली। यू कैन नॉट जस्ट टेक अवे आवर राइट्स। ठीक है, हमारे जो राइट्स वगैरह हैं इनको आप ले नहीं सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो आपको जितने भी लॉ बनाने पड़ेंगे, दैट विल बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो वो सारी चीजें कौन करेगी, बिल्कुल जो हम लोग हैं, हम पाले हम जो है हमारे हम पीपल हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने जो नुमाइंदे, हम जिनको हमने चुना है वो जाकर बैठेंगे, अगर वो काम अच्छा नहीं करते हैं, देन वी विल बी हैविंग राइट टू डिस्कार्ड देम। ठीक है, we will be having right to not give them vote and not let them or get them elected in the next जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। दिस इज इंडीड वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, ये ये चीज मैंने आपको समझा दी है। ठीक है,
Yet, in most democracy, legislature also losing central place or to the executive. Obviously, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है काफी सारी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होता है वो इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं, ठीक है। इन इंडिया टू, कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसी, सेट्स एजेंडा फॉर द गवर्नेंस एंड कैरीज देम आउट। कैबिनेट सेलेक्ट करता है सारी चीजें और वहां पर वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, ठीक है। As a strong leader has to face parliament and answer to the satisfaction of the parliament. अब एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो पार्टी मेजोरिटी में आई है, भाई कुछ भी उससे क्वेश्चन करा जा सकता है, वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, तो उस लीडर को, जो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होगा, लीडर ऑफ द फ्लोर होगा, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, ठीक है, उनको आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि here in lies the democracy potential of the parliament. It is recognized as one of the most democratic and open formula of debate. ओपन फॉर्मूला ऑफ डिबेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, पार्लियामेंट में कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव बैठता है तो वो हमारे हित में ही बोलेगा, वो कंट्री के हित में ही बोलेगा ऑब्वियसली। अगर वो कुछ भी ऐसा बोलता है तो उसके ऊपर बाहर में जाकर, जब वो बाहर जाता है तो उसके ऊपर कोई भी एक ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता कि उसने ऐसा पार्लियामेंट में बोला क्यों नहीं। वो पार्लियामेंट में उसके पास फ्रीडम होती है, एक डिबेट चलती है प्रॉपर, तो वहां पर वो बोल सकता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन, इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इट इज अबव ऑल वेस्टेड द पावर ऑफ चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में ये सारी चीजें होती हैं, जैसे कि नो एन सी एम, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लेकर आई जाती है, अगर जो रूलिंग पार्टी वो अपनी जो कॉन्फिडेंस को प्रूव नहीं कर पाती है, ठीक है, जब ये कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्ताव अगर पास हो जाता है लोकसभा में, तो गवर्नमेंट को, पूरी पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाता है, ठीक है, पूरी पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाता है। इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है बहुत ही लाभकारी है। एक ये टूल भी है जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश होती है पार्लियामेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट की, यानी लेजिस्लेचर की भी और एग्जीक्यूटिव की है, ठीक है। ये बात समझ में आपको, चलें आगे। बाकी ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, दिस यू कैन रीड, और ये एक्टिविटी भी है एक, तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। व्हाई डू वी नीड टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? देखिए, पहली चीज यहाँ पर आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हमारी कंट्री में दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट हैज टू हाउसेज, वन इज लोकसभा, सेकंड इज राज्यसभा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड ना, हाँ, वन इज राज्यसभा है, सेकंड इज लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा, यहाँ ये हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, और ये हाउस ऑफ स्टेट है, ठीक है। और इसे हम हाउस ऑफ कॉमन भी बोलते हैं, ठीक है, इस वाले को हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। अब ये स्टेट जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज टू हाउसेस, जैसे कि टू हाउसेस, दैट इज द कॉल्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं सेकंड चैम्बर को चलाना, तो वो मे भी दो चैम्बर होते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो है ना सिंगल चैम्बर ही है, ठीक है। सिंगल चैम्बर लेजिस्लेचर बोलते हैं उसका, सिंगल चैम्बर लेजिस्लेचर, ठीक है भैया, सिंगल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो काफी सारे स्टेट ऐसे में, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका, तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, और महाराष्ट्र हो गया। तो इनमें जो ना, जो हमें देखने को मिलता है कि दो कैमरल, यूनिकैमरल मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती है। क्योंकि देखिए, अब एक स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट, अगर इसके पास रिसोर्सेस ही नहीं है, तो वो दूसरा कैमरल लेकर करेगा क्या, दूसरा हाउस लेकर करेगा क्या, उसको फ्री फंड में उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, खाने का बर्डन क्रिएट होगा। तो इस वजह से काफी स्टेट जो है इस चीज के लिए अग्री नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया में दो हाउसेस होते हैं, एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा जिसको हम बोलते हैं, और हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, जिसे हम लोकसभा बोलते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन भी बोल देते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन स्टेट द ऑप्शन, देखिए मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये मतलब एक तरीके से एंटाइटलमेंट, यानी राइट वगैरह दे रखा है स्टेट्स को कि भाई साहब वो अपना एक खुद का एक दो कैमरल बना सके, मगर अगर वो चाहते हैं कि हम एक ही के साथ सेटिस्फाइड हैं, देन इट इज नॉट एन इशू, ठीक है। ये कोई इशू वाली बात नहीं है। एट प्रेजेंट ओनली 6 स्टेट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दो छह ही एक ऐसे राज्य हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। पहला आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको रिमेंबर रखना है, रिमेंबर यानी याद रखना है, ठीक है। मगअप कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए, बट यू हैव टू कीप ऑल दीज नेम ऑफ द स्टेट्स इन योर माइंड फॉर प्रोलॉन्ग, ठीक है। चलें आगे, चलिए। कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी यूजुअली प्रेफर हैविंग टू हाउसेस, ठीक है। जो कंट्रीज होती हैं जिनमें बहुत सारे मतलब
डाइवर्सिटी होती है और काफी बड़ी होती है, तो उनमें ज्यादातर दो ही हाउसेस होते हैं, जैसे कि यूएसए में भी है, यूएसए में भी है, ठीक है। तो नेशनल लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं सारे सेक्शंस के जो लोग होते हैं, चाहे फिर वो इस कोने से आ रहे हो, चाहे फिर वो इस कोने से आ रहे हो, तो हर कोने में जितने भी लोग हैं उन सबके रिप्रेजेंटेटिव बैठ पाते हैं, सबका सबको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगर एक ही होगी तो भाई साहब एक में कैसे हो पाएगा, तो इसीलिए इसीलिए हमारे जो कंट्री बड़ी होती हैं जिनमें डाइवर्सिटी भी होती है, काफी सारे लोग भी रहते हैं, तो वहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करा जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, चलें आगे, चलिए। अब बात करते हैं हम, हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें दो प्रकार के दो, देखिए मैं जो है ना आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, टॉपिक आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप जब इस पूरे को पढ़ेंगे ना, पूरे को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको किताब तो पढ़नी ही पढ़नी है जरूर, ठीक है। एक बार आप मेरी वीडियो देखिए नॉर्मल स्पीड पर, दूसरी बार देखिए 1.5 पर या 1.25 पर, जैसे भी आपको समझ में आए, मगर इस पेस में देखिए, थोड़ा सा हाई पेस होना चाहिए। फिर उसके बाद अपनी किताब उठाइए और पढ़िए इसको, चैप्टर वाइज देखिए, ठीक है। जब आप इसे पढ़ेंगे ना, देन यू विल बी एस्टोनिशिंग एंड यू विल बी अमेज्ड कि हाँ भाई सारी चीजें आप समझ में आ रही है, जो सर ने बताया वो समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये हाईलाइट कर लीजिए जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसकी जो कॉपी है सॉफ्ट कॉपी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका जो लिंक है ARUN SHAMU 0, ये कुछ लिंक है इस तरीके का, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम का भी ये, इंस्टाग्राम का भी यही है, जहां पर आप मुझसे अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं और अपने आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे जाते समय, ठीक है। मुझे ही अपनी जो दोबारा बार बार प्रमोट करना पड़ता है अपना चैनल, मार्केटिंग, ठीक है, ठीक है। यू पीपल आर ऑल्सो वर्किंग, आई नो दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, कि आप मेरे चैनल को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड आई रियली बिलीव ऑन यू, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यू पीपल गॉट टू नो अबाउट दिस ऑलरेडी, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है ना कहीं राज्य राज्य से मिलकर बन रही है, राज्य की सभा है, हर स्टेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जाता है, हर स्टेट को। कितने स्टेट हैं? 28। यूनियन यूटी कितनी है हमारे कंट्री में, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं हम इसको, ठीक है। राज्यसभा जो है हर स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट होते हैं बंदे, वो जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है ना, और हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं राज्यसभा में इलेक्शन के लिए, वहां से नुमाइंदे भेजे जाते हैं, ठीक है, कि राज्यसभा में इस स्टेट से कितने बंदे जाएंगे, कौन कौन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं लोगों के द्वारा, इनडायरेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट, जो इलेक्शन सिस्टम है वो फॉलो करा जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। और जो जनरल इलेक्शन होते हैं 5 साल में एक बार होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे चुने जाते हैं, मोदी जी, ठीक है। उस समय पर उस इलेक्शन सिस्टम को बोलते हैं FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, हर 3 साल में, जो हर 2 साल में, जिन 3 साल में, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर लिखा होगा, भूल जाता हूँ मैं भी, ठीक है। उम्म, हाँ, 6 साल के लिए, हर 2 साल में जो है, जो मेंबर होते हैं वो रिटायर होते हैं, ठीक है, रिटायर होते हैं, और उनकी जगह पर नई वैकेंसीज फिल अप करी जाती हैं स्टेट्स के द्वारा, ठीक है। अब अगर एक स्टेट में 31 सीट जो है अलोकेटेड है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर जो 31 लोग हैं ना, अगर उत्तर प्रदेश से 5-6 लोग कहीं ना कहीं रिटायर हो चुके हैं, तो वहां पर जो है दूसरे लोग आ जाएंगे। 6 साल की टर्म पूरे होने के बाद जो है ना वो रिटायर खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है। One way to give equal representation to all parts of the country, irrespective of their size and population. Symmetrical representation बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अगर पॉपुलेशन मान लीजिए 10 है, तो 10 में से एक आध को मिल जाएगी, ठीक है। अगर वहीं पर 100 है, तो 100 में से 10 को तो मिलेगी मिलेगी। तो पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है राज्यसभा में। और राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो हमारे एक्स जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिटायर करा जाता है, तो वो एक सिंपल
एक तरीके से प्रस्ताव लेकर आया जाता है जो राज्यसभा से अगर पास हो जाए ना और उसको सहमति मिल जाए लोकसभा की, तो वो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पर इम्पीचमेंट हो जाएगा। मगर प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट के लिए एक प्रॉपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलती है, ठीक है, जहां पर इनके जो इम्पीचमेंट का जो ग्राउंड होता है वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको इन शॉर्ट सारी चीजें बता दी जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताई थी। दिस This second method means that the region or parts having larger population would have more representative in the second chamber than the region having less population. अब देखिए यूएसए में क्या होता है, यूएसए में देखिए 50 है, 50 स्टेट है, तो 50 में से हर स्टेट को दो दो पॉपुलेशन, दो दो रिप्रेजेंटेटिव भेजने पड़ते हैं जो सेकंड हाउस है उसमें, ठीक है। मगर चाहे अब यूएसए का एक स्टेट मान लीजिए इतना बड़ा है और यूएसए का एक स्टेट मान लीजिए इतना बड़ा है, इसमें पॉपुलेशन 10 करोड़ है, इसमें 1 लाख है, तो मतलब 1 लाख वाला और 10 करोड़ वाला दोनों जो भेजेंगे वो भेजेंगे दो ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चलता है, सेनेट इसका नाम है जहां पर होता है, ठीक है, जहां पर ये जो रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं स्टेट के, ठीक है। द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अडॉप्टेड फॉर द राज्यसभा इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, समझ में आपकी बात। तो हाँ, ये आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया वही है, ये सारी चीजें पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। मेंबर ऑफ द राज्यसभा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्लीट दियर टर्म एंड इलेक्शंस आर हेल्ड, हाँ ये मैंने आपको बता दिया। देखिए और ये वाली बात सर मेरे दिमाग से निकल गई थी, राज्यसभा एक ऐसा चैम्बर है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, जो लोकसभा है, लोकसभा उसको डिसॉल्व कर दिया जा सकता है अगर एक बार रूलिंग पार्टी अगर कॉन्फिडेंस अपना खो देती है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो प्रस्ताव होता है, नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं उसको, अगर वो पास हो जाता है लोकसभा में, तो जो रूलिंग पार्टी है वो कहीं ना कहीं रिजाइन कर देगी, ठीक है। मगर राज्यसभा जो है वो एक ऐसा चैम्बर जो कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि इसके जो मेंबर है वो रिटायर होते हैं हर 6 साल बाद, ठीक ठीक है, सॉरी हर 2 साल में रिटायर होते हैं, क्योंकि 6 साल कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। किसी किसी की 6 साल जल्दी कंप्लीट हुई, किसी किसी 6 साल बाद में होती हैं, और कभी कभी वैकेंसी कुछ ऐसे भी निकल जाती है, किसी की डेथ हो गई या फिर कोई बीमार है वगैरह वगैरह, काफी सारी सिचुएशंस बीच में आ जाती हैं। देयरफॉर इसीलिए राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा में 12 मेंबर कुछ ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट करे जाते हैं। अब आपका काम बनता है कि हमारे राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें जो लोकसभा है उसमें 543 सीट होती है, ठीक है, 543 सीट होती है, बट अभी हमारे पास 550 है, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है। मगर आप मुझे ये बताइए कि राज्यसभा में कितनी सीट होती है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोज पर्सन हु हैव मेड देयर मार्क इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। देखिए ये जो नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट करे जाते हैं। अब ये जो 12 मेंबर होते हैं, किसी को सोशल साइंस में, किसी को लिटरेचर में, किसी को आर्ट में, किसी को सोशल सर्विसेज में महारत हासिल होती है, एक्सपर्ट होते हैं ये। तो उन एक्सपर्ट का देखिए, हमारी जो पार्लियामेंट है ना वो सबको सबको रिप्रेजेंट करती है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, प्रसिद्ध लोग होते हैं जिनको ज्यादा जानकारी होती है, तो अगर लॉ वगैरह उस संदर्भ में लॉ वगैरह बनता है तो यहाँ पर इनकी जो सलाह मशवरा लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक है। 12 लोग ऐसे नॉमिनेट करे जाते हैं, 12 लोग किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखिए लोकसभा की बात करूं, लोकसभा जो है हमारा एक जो परमानेंट चैम्बर नहीं बोल सकते हम इसे, ठीक है। इसमें जो पीपल इलेक्ट होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं, मगर ये ऐसा नहीं कि इनको ये पहले नहीं जा सकते। देखिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्ताव यानी अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो इनको पहले ही रस्टिकेट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, पूरी पार्टी की पूरी पूरी पार्टी जो रिजाइन कर देगी, जो रूलिंग पार्टी है, करंट में रूलिंग पार्टी है वो अब रिजाइन कर देगी। उसके अलावा प्रेसिडेंट दूसरे किसी जो अपोजिशन पार्टी है उससे कहेंगे कि भाई साहब अगर मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना रहा हूं, अगर तुम इतने महीनों में, इतने दिनों में अगर अपनी जो मोशन है, कॉन्फिडेंस है, उसको अगर लेकर आ जाते हो पार्लियामेंट, देन यू विल बी डिक्लेयर्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अब लोकसभा एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह ही है, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ऐसी लोकसभा होती है, या फिर लोक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एसएलए ऐसी होती है जैसे कि लोकसभा काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड करे जाते हैं पीपल के द्वारा। हम जो जनरल इलेक्शन के लिए वोट देते हैं ना 5 साल में एक बार, तो वो इसी चीज के लिए देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, किसके अंडर, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है, जहां पर 18 साल से कम, 18 साल से जितने भी बंदों की उम्र ज्यादा है ना, 18 साल से ऊपर के सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। एट प्रेजेंट 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये चेंज नहीं हुई है, कब से, 1971 से, बट दे मे गेट चेंज्ड
कब 2029 में जब सेंसस होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन को गठित करा जाएगा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज में कुछ ना कुछ फेरबदल करा जाएगा, बढ़ाई जाएंगे घटाई जाएंगे। और जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें भी सीट्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करी जा सकती हैं। ठीक है, लोकसभा इलेक्टेड होती है 5 साल के लिए, ये बात आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। और यहाँ का जो लोकसभा का जो हेड होता है ना, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यही कहीं ना कहीं एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है, जो प्रेसिडेंट और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जितनी बातचीत होती है वो प्राइम मिनिस्टर ही पहुंचाता है। प्राइम मिनिस्टर इनसे भी बातचीत करता है, प्राइम मिनिस्टर इनसे भी बातचीत करता है। तो ठीक है, यही सारी चीज होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला तो लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा, ऑब्वियसली रूल लॉ वगैरह बनाना। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो एक्चुअल टास्क जो है पार्लियामेंट का, वो लॉ को बनाना ही है। ठीक है, अब नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। मान लीजिए एक कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में फिर एक कैबिनेट बनती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जिसे हम बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, अगर इनकी जो संख्या कुछ है पूरी संख्या के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने बने जाते हैं, तकरीबन 15% बने जाते हैं, जितने भी लोकसभा में इलेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बना जाते हैं इसमें से तकरीबन ये 10 मतलब कुछ मेजर जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उनके होते हैं ये। ठीक है, मुझे आंकड़ा याद नहीं है कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर आपको पता चल जाता है तो। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जो जितने भी लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं, लोकसभा में जितने भी लॉ वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी नोट देते हैं, हामी भरते हैं कि हाँ ये लॉ बनना चाहिए। बगैर इनकी हामी के कोई भी लॉ नहीं बन सकता है। अगर रूलिंग पार्टी अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ है तो भाई साहब यहाँ पर रूलिंग पार्टी की जो हामी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिल ऐसा होता है जो किसी एक मिनिस्टर्स ना दूसरे किसी पार्टी के द्वारा लेकर आया जाता है। ठीक है, वो मिनिस्टर नहीं होता, अपोजिशन पार्टी हो सकती है। ऑब्वियसली अपोजिशन अपोजिशन पार्टी होती है जो कहीं ना कहीं एक बिल लेकर आती है, जिसे हम प्राइवेट मेंबर बिल भी बोलते हैं। बेसिक सी बात है, जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो मिनिस्टर्स नहीं लेकर आते, मतलब प्राइवेट मेंबर बिल उसको बोलते हैं जो ऑपोजिशन पार्टी या फिर अदर देन मिनिस्टर्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई। ठीक है, और गवर्नमेंट बिल उसको बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल उसको बोलते हैं जब मिनिस्टर्स लेकर आते हैं या पार्टी का कोई भी मेंबर है। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है उसका मेंबर। तो जब रूलिंग पार्टी लेकर आ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिनिस्टर्स ही आ जाएंगे, जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं, जो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में मिनिस्टर बने हैं वही लेकर आएंगे, तो उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। और प्राइवेट मेंबर बिल उसको बोलते हैं जो अदर देन मिनिस्टर्स लेकर आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि देखिए, जस्ट सेकंड पहले मैं इसे मिटो दूं थोड़ा सा मुझे। अ, हाँ देखिए, मिटो दिया मैंने, पूरा साफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिल वगैरह अगर लेकर आ जा रहा है तो बिल तो लेकर आ जाएगा, उसका ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो जाएगा, मगर उसके पूरा का पूरा ढांचा जो तैयार करते हैं वो बड़ी ब्यूरोक्रेसी तैयार करती है। ठीक है, इसके अंडर में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंडर में देखिए, मिनिस्टर्स ने जो ना काबिल नहीं होते, काबिल होते हैं, बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, बट दे कहते हैं ना, हमारे घर में जो है एक तरीके से अगर मम्मी पापा हैं तो मिनिस्टर्स की तरह ही हैं। ठीक है, बच्चे अगर पढ़े लिखे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा फिर जो है ना राह दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। मगर जो एक्चुअल में ढांचा, जो सांचा तैयार करा जा रहा है ना, स्ट्रक्चर तैयार करी जा रही है, वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही तैयार की जाती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, और वही इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन वही एक्चुअल में जो बिहाइंड द सीन काम करते रहते हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन काम करते रहते हैं, सारी चीजें करते हैं। ठीक है, मगर हमें नजर कौन आता है, हमें जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, एमएलए वगैरह होते हैं, वो हमें नजर आते हैं काम करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, अब देखिए, कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी। जो पार्लियामेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी करती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करती है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनसेपरेबल हैं। ठीक है, दोनों ही एक साथ काम करती हैं। ठीक है, टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवर स्टेप द इट्स अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी को ओवर स्टेप ना कर ले, कि अगर ऐसा लॉ बना है तो उसको जो ना उसमें कुछ गड़बड़ ना लेकर आ जाए। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि अगर लॉ बनाया तो उसमें जो ना लॉ में ऐसा लिखा था कि जो जो लोगों के राइट्स हैं, पीपल्स राइट्स शुड नॉट बी वायलेटेड, बट एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव जो है लोगों के राइटों का उल्लंघन कर रही है। तो इस सारी चीजों को भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, और एग्जीक्यूटिव ये सारे काम ना करे, तो इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करा जाता है।
ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कैसे भी कंट्रोल होगी। अगर पार्लियामेंट में मान लीजिए एक बिल लाया गया है, उसमें ये ऐसा हो रहा है कि उसमें जो है ना लोगों के राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पर ऑपोजिशन है ना वो खड़ी हो जाएगी। वो ये कहेगी कि भाई साहब तुम ऐसा बिल कैसे लेकर आए हो यार, इसमें तो लोगों का उल्लंघन हो रहा है। तो एक तरीके से पार्लियामेंट का पार्ट तो ये ऑपोजिशन पार्टी भी है ना, तो अपोजिशन पार्टी में ये भी मेंबर है पार्लियामेंट के, ठीक है। तो ये एक तरीके से चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, और यहाँ पर जो ना एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल का भी काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव इसी तरीके से कंट्रोल का होती है, ठीक है। अब फाइनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ पर तीन प्रकार के फंड होते हैं। क्या बोलते हैं उनको, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तीन प्रकार के फंड होते हैं यार, एक तो हाँ, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड एक होता है प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है कंटिजेंसीज फंड ऑफ इंडिया। तो तीन प्रकार के फंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पार्लियामेंट कैसे काम करती है, पार्लियामेंट का फाइनेंशियल काम ये होता है कि जितनी भी स्पेंडिंग होती है वेरियस मैटर्स पर, ये भी यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। कि मनी कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, और कहाँ पर खर्च करी जा रही है, ये सब भी पार्लियामेंट का काम होता है, इसको इंश्योर करना, ठीक है। पार्लियामेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, कि वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सके, ठीक है। अब इनका जो आर्टिकल है मेरे को याद तो था यार, 300, 321, 312 ऐसी कुछ था, ठीक है। मेरे को याद नहीं आ रहा, मगर मैं आपको बता दूंगा। देखिए काफी बार ये होता है कि काफी सारी चीजें ना आउट ऑफ द माइंड, स्लिप ऑफ द माइंड हो जाती हैं, तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं काफी सारे जो आपकी जो नोट्स हैं वो भी बना रहा हूँ एक साइड, और दूसरी चीज काफी आपको पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, वीडियोस भी लेकर आता हूँ। तो आई एम जस्ट वर्किंग इन फेवर ऑफ यू ओनली, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ना काफी सारे जो फंड वगैरह जो अप्रोप्रिएट बिल लेकर आती है, अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आती है, वो भी निकलती है, फाइनेंशियल बिल लेकर आती है, वो भी उससे उससे भी पैसे निकालती है। तो इसी तरीके से पैसे निकलते हैं, तो वो उसके जो सारे राइट है पार्लियामेंट के पास दे रखे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पावर दे रखी होती है, ताकि जो अपने एक्सपेंसेस है ना वो उसको मीट कर सके, ठीक है। The government has also given account for the legislature about the money it is spent and the resources it wishes to raise. गवर्नमेंट को ये भी पावर है कि वो पैसे निकाल भी सकती है, और उसको रिसोर्सेज कहाँ कहाँ कैसे उसको रेज करने हैं, वो भी पावर दे रखी है। जैसे कि कहीं से अगर गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वो काफी सारी जो हमारे पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, जैसे कि एलआईसी वगैरह, और काफी सारी कंपनीज हैं जो फंक्शन कर रही हैं, उनसे भी उधार ले सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया proposes to introduce new tax, it has to get approval of the लोकसभा, ऑब्वियसली इसको फाइनेंशियल बिल में रखा जाता है, फाइनेंशियल बिल सेकंड, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। दिस फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, सेकंड, और मनी बिल में भी रखा जा सकता है। मनी बिल में ज्यादातर मनी की बातें होती हैं, मनी को अप्रोप्रिएट करा जाता है, निकाला जाता है, और फाइनेंशियल बिल में ज्यादातर टैक्सेशन के जो रूल्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह होते हैं, उनमें कहीं ना फेरबदल लेकर आया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। द लेजिस्लेचर ऑल्सो इंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड। तो इसका ध्यान कौन रखता है, इसके लिए एक हमारे यहाँ पर एक पर्सनैलिटीज है, हमारे यहाँ पर एक पोजिशन है, हमारे यहाँ पर एक डेजिग्नेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है कैग, CAG, कंप्ट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमेशा जो है ना साल के एंड में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, वही वाली बात है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में, ठीक है। ठीक है। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती है, जहां पर बजट की हमको जो है ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना हर बार 31 मार्च को लेकर आई जाती है, बजट, ठीक है। और उससे पहले आती है इकोनॉमिक सर्वे, उससे पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर में हमने कहाँ कहाँ पर खर्चा करा है गवर्नमेंट के द्वारा, और कहाँ कहाँ पर हमने ज्यादा खर्चा कर दिया, कि यहाँ पर ये वाली स्कीम थी, इसको ये हम नहीं लेकर आए, तो इसके लिए पैसा हमने बजट में नहीं मांगा था। तो जो बजट लेकर आ जाता है, उसमें बजट में आगे आने वाले बजट, जो आगे आने वाला ईयर होता है, उसमें ये बताया जाता है कि हमें ये स्कीम लॉन्च करनी है, तो इतना इतना पैसा हमें हमें जो है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल 110 में होती है, ठीक है। आर्टिकल 109 जो होता है, वो कहीं ना कहीं सम स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जो मनी बिल से रिलेटेड होते हैं, उनसे डील करता है, ठीक है। तो चले, सॉरी, आर्टिकल 110, ये शायद 112 होती है, ठीक है। 112 और 14 अराउंड इसी को होती है, मैं देखिए भूल रहा हूँ, ठीक है। प्लीज माइंड मत कीजिएगा इस चीज का, ठीक है।
तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 112 में आती है या फिर आर्टिकल 110 में आती है, ठीक है? आर्टिकल 110 में आती है, ठीक है? और ये भी बताइएगा आर्टिकल 114 में क्या आता है, ठीक है? ये भी आप मुझे बताइएगा। रिप्रेजेंटेशन, अगली जो फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो है रिप्रेजेंटेशन। देखिए, हमारे यहाँ पर काफी सारे, हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है? अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, बैंक लाइक अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग उनकी धारणाएं हैं, अलग अलग चीजें, उनका क्विजीन वगैरह, खाना वगैरह, पहनना ओढ़ना सब अलग अलग है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लेकर आ गया था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें हम पूरी कंट्री को कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम, हमारी जो पार्लियामेंट है वो सबके हित को रिप्रेजेंट करती है, रीजनली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली और हर तरीके से, ठीक है? अब डिबेटिंग फंक्शन, जब भी हमारे यहाँ पर जो है बिल वगैरह लेकर आ जाता है, उसके लिए डिबेट वगैरह होते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छा है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या इसमें फेरबदल किया जा सकता है और क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए डिबेटिंग फंक्शन का भी काम होता है पार्लियामेंट में, ठीक है? दीज डिस्कशन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का फंक्शन करते हैं, लाइक हार्ट माना जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर जो ना, जब भी आप किसी चीज पर डिबेट करोगे तो यू विल बी हैविंग मल्टीपल व्यूज, तो आप ये समझ जाओगे कि कहाँ गलती है, कहाँ अच्छाई है, तो आप उस चीज को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और इसी चीज के लिए जो है ना, हमारे पास राज्यसभा भी है। जब जो राज्यसभा के पास है, जब लोकसभा में कोई बिल आता है और वो फिर राज्यसभा के पास जाता है ना, तो राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि वो उस चीज को दोबारा से कंसिडर कर सके, क्योंकि वो राज्यसभा में भी सेम ही प्रोसीजर से जाता है, ठीक है? राज्यसभा में भी सेम ही प्रोसीजर जाता है, और उसके बाद राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि उसको दोबारा से देखे, समझे, परखे, ठीक है? अगर कोई इसमें ऊंच नीच मिलती है लोकसभा के द्वारा, अगर वो जल्दी में लिया गया फैसला, तो उसको वो दोबारा से रिकमेंडेशन के लिए भेज देती है लोकसभा में, ठीक है? तो इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ पर चलती हैं, ठीक है? अब कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल किया जा रहा है, अमेंडमेंट लेकर आया जा, संशोधन लेकर आया जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही अपने अलग अलग मेजोरिटी में पास करेंगे, मगर चाहिए इनको स्पेशल मेजोरिटी ही, ठीक है? टू थर्ड की मेजोरिटी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ बोथ हाउसेस आर सिमिलर है, यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है हाउस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फेरबदल करना है, अमेंडमेंट लेकर आना है, कोई भी नई चीज जोड़नी है, घटानी है, तो वहां पर दोनों हाउस की पावर सेम पावर होती है, पास सेम पावर होती है। ना कि ऐसे कि जैसे कि मनी बिल में जो है ना, राज्य लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, राज्यसभा के पास कम पावर होती है, ठीक है? तो ये चीज आपको समझिए, ठीक है? अब देखिए पावर्स के, अब देखिए यहाँ पर इलेक्टोरल फंक्शन, यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता है, तो यहाँ पर जो है ना, जो एमएलए होते हैं, एमएलए और आपके जो है जितने भी एमपीज होते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी, ठीक है? तो ये एक तरीके से इलेक्टोरल फंक्शन भी होता है पार्लियामेंट का, ठीक है? जुडिशियल फंक्शन भी होता है। द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसिडरिंग द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहीं से ही प्रपोजल पास होता है, ठीक है? एक पूरी पूरी जो जजेस की कमेटी बनाई जाती है, जो कहीं ना कहीं लुक आफ्टर करते हैं, जो यानी छानबीन करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं मैटर को कि क्या ये सही है जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो। अगर वो सारी चीज सही होती है, तो वो मैटर जो है ना लोकसभा में और यानी पार्लियामेंट में जाता है, और वहां से पास होकर दोबारा से फिर उस पर मोहर लग जाती है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, तो यहाँ पर चीजें हो जाती हैं, ठीक है? यानी रिमूवल हो जाता है। अब देखिए पावर के बारे में अगर हम बात करें, तो राज्यसभा के पास अलग पावर है और लोकसभा के पास अलग पावर है। यहाँ पर मैं अपना पेन भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, मुंह सूख जाता बोलते बोलते, नहीं? चलिए। ये राज्यसभा, ये काला नहीं यार, काला नहीं, काला नहीं, काला नहीं, काला नहीं, काला नहीं, हरा 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 हरा। देखिए लोकसभा के पास ये पावर है, ये चमक नहीं रहा, ये वाला ठीक है। लोकसभा के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकती है, यूनियन लिस्ट पर भी, कॉन्फ्रेंस लिस्ट पर भी। राज्यसभा के पास पावर है कि वो नॉन मनी बिल को अप्रूव, कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट द अमेंडमेंट, ये पावर है, ठीक है? मगर मनी बिल में ये क्या होती है, ये खाली सजेशन दे सकती है। अगर इसने 14 दिन के अंदर मनी बिल को वापस नहीं करा राज्यसभा ने, तो वो लोकसभा के द्वारा वो पास समझा जाएगा, ठीक है? और ये लोकसभा के पास ये भी पावर होती है कि वो मनी बिल को इनैक्ट कर सकती है, नॉन मनी बिल को भी, ठीक है? नॉन मनी बिल जो होते हैं वो दोनों राज्यसभा और लोकसभा किसी में भी लेकर आए जा सकते हैं, मगर मोस्टली होता है ऐसा कि लोकसभा में ही लेकर आए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर लोकसभा के पास ये पावर होती है कि वो अप्रूव कर सकते हैं प्रपोजल के लिए, किसका, टैक्सेशन का, बजट का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इक्वल पावर से, क्या इक्वल पावर से इसको प्रोसीड करा जाता है फर्दर, ठीक है? यानी पास करा जाता है राज्यसभा और लोकसभा से, ठीक है? वो क्या होती है, टू थर्ड
2/3 मेजोरिटी होती है। ठीक है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करा जाता है बाय आस्किंग सर्टेन सर्टेन क्वेश्चंस लाइक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जैसे हम जीरो कोई कुछ कुछ घंटे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, जैसे कि 0 आवर क्वेश्चन आवर वगैरह होते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन यहाँ पर लेकर आए जाते हैं, मोशंस वगैरह पास होती हैं, तो इनसे क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव को हम कंट्रोल कर पाते हैं लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा के पास ये पावर होती है, मगर राज्यसभा के पास ये एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग द मोशंस एंड रेजोल्यूशन। इसके पास भी सेम पावर होती है। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्यसभा भी कर सकती है। ठीक है, अब अप्रूव कर दिए प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी, यहाँ पर लोकसभा को अप्रूव करना पड़ता। अप्रूव के लिए दोनों जो सदन होते हैं उनसे पास होनी चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को, और रिमूव करा जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट होती है यहाँ पर कमेटीज की एंड कमीशंस की, ताकि वो जो रिपोर्ट दे उसके बाद अगर लॉ बने तो एकदम अच्छा लॉ बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो मैटर जो है कमेटीज को फॉरवर्ड करा जाता है। तो यहाँ पर कमिटीज का कंसिडरेशन बहुत ज्यादा मान्य होता है, जैसे कि एडॉक कमेटी और परमानेंट कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटीज को हम परमानेंट कमेटी बोलते हैं, एडॉक कमेटी नॉन परमानेंट या फिर टेम्पररी कमेटी होती है। ठीक है, ये एक एडॉक कमेटी जो होती है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए गठित करी जाती है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी एक्स वाई जेड है, यूनियन टेरिटरी एक्स वाई जेड है, इसमें सब्जी कौन कौन बेचेगा, तो यहाँ पर एडॉक कमेटी बनाई जाएगी और वो सारी चीजें डिसाइड करेगी। जब ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा सब्जी कौन कौन बेचेगा यहाँ पर एक्स वाई जेड यूनियन टेरिटरी में, तो ये एडॉक कमेटी जो है ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगी। मगर स्टैंडिंग कमेटी ऐसी होती है, ये सालों साल चलती हैं। ठीक है, सालों साल चलती है, परमानेंट होती हैं ये। ठीक है, इनका काम ही बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास कुछ क्या है कि इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव अ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू इधर द यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहाँ पर जो ना राज्यसभा की अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लाइक हमारे पास 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट और एक स्टेट लिस्ट। अगर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें कोई मैटर यानी स्टेट लिस्ट में से कोई मैटर अगर यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आया जा रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जा रहा है, फिर यूनियन लिस्ट में लाया जा रहा है, तो यहाँ पर राज्यसभा का अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में से यूनियन लिस्ट में भेजा जा रहा है तो यहाँ पर राज्यसभा का अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज अगर गठित करी जा रही है, तो यहाँ पर राज्यसभा के पास पावर है कि वो रेजोल्यूशन पास करे सबसे पहले। ठीक है, राज्यसभा के पास ये भी पावर है। ठीक है, तो ये भी आप बात समझिए, राज्यसभा के पास काफी सारी पावर है। ठीक है, द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट रिजेक्ट अमेंड मनी बिल, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट कर सके, अमेंड कर सके या फिर और इनिशिएट कर सके। ठीक है, तो ये लोकसभा के पास ये प्रेरोगेटिव है, लोकसभा का प्रेरोगेटिव विशेष अधिकार है। ठीक है, राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट, राज्यसभा क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट को, बट रिमूव नहीं कर सकती। वो रिमूव कब होगी, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगी। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगी और जब हित में नहीं आए कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी, ये काम है आपका पढ़ने का इसको। ठीक है, जो मोटी मोटी चीजें हैं और बढ़िया चीजें हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ, समझाता चल रहा हूँ। ठीक है, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, अब यही वाली बात है कैसे बनाती है, जो मैंने आपको बता भी दी है, एक छोटी सी वीडियो बनाई है उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉ बनाने के लिए सबसे पहले जो ना जो बिल होता है वो बिल लेकर आ जाता है, ड्राफ्ट तैयार करा जाता है एक गवर्नमेंट मेंबर के द्वारा यानी मिनिस्टर के द्वारा, फिर उसको जो है हाउस में इंट्रोड्यूस करा जाता है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेगा तो उसको जो है राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। अगर बिल कंसर्न है मनी बिल के तो वो उसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। ठीक है, नॉन मनी बिल जैसे कि यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ ईदर हाउस इन द हाउस। ठीक है, मगर अगर केस होता है ऐसा कि मनी बिल की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। फिर इस बिल को जो है ना हाउस में डिस्कशन के लिए सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, कमेटी के लिए, कमेटी की कंसिडरेशन के लिए और या फिर डिस्कशन के लिए। पहला एक जनरल डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन हो जिसमें उसका जो नाम वगैरह पढ़ा जाता है, फिर उसका पर्पस क्या है ये पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद जो उस बिल को जो है ना कमेटी के पास भेज दिया जाता है, इस कमेटी के पास भेज स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, ये स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद कमेटी जो है ना काफी स्क्रूटिनाइज करने के बाद इसके इसके कच्चा चिट्ठा देखने के बाद फिर इसको जो है ना कमेटी रिपोर्ट
देती है पार्लियामेंट में, ठीक है, हाउस में सबमिट करती है। अब ये रिपोर्ट जो है ना पार्लियामेंट के द्वारा कंसीडर करी जाती है कि ये प्रोविजन है, एक एक प्रोविजन पढ़ा जाता है और उसको पास करा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बिल है उसको हाउस में जो है पढ़ा भी, मतलब एक्सेप्ट करा जा सकता है और नेग्लेक्ट भी करा जा रिजेक्ट भी करा जा सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन तो होता ही होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट होती है ना इसके बाद होती हैं सारी चीजें, ठीक है, जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट करी जाती है। इस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद इसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट भी करा जा सकता है, ठीक है। अगर किसी को लगता है, अगर फिर ये क्या होता है, फिर इसको जो है ना नेक्स्ट हाउस में राज्यसभा में भेज दिया जाता है, राज्यसभा में या फिर राज्यसभा से लोकसभा में भेज दिया जाता है। अगर ये वाला जो सदन है राज्यसभा या लोकसभा, किसी को आपत्ति होती है कि ये ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए और या फिर उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है 2 महीने तक, 2 महीनों तक, तो वहां पर एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, जिसको डेडलॉक को मिटाने के लिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग हमेशा प्रिजाइड करी जाती है स्पीकर के द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जॉइंट सेटिंग से बुलाई जाती है जिस भी प्रोविजन में जो दूसरा हाउस है उसको आपत्ति है, वही जो क्लॉजेज है वही यहाँ पर डिस्कस करे जाते हैं। उसके बाद जो ये जो सेटिंग है ना, ये जो बिल है दोबारा से फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर बात आती है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर इसको असेंट दे या ना दे। अब प्रेसिडेंट के पास काफी सारी पावर्स होती हैं, वीटो पावर, ठीक है, जिनको हम ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास अगर नहीं पढ़े तो आप मुझे बता दीजिएगा एक बार, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा वो सारी चीजें भी, ठीक है। हो सकता है कि मैंने जो ना जो एनआईएस वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाया हो, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। वीटो पावर होती है तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि वो इसके साइन ना करें, उसको रखें, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है। अगर मनी बिल है तो मनी बिल में प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए कहाँ पर, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। अब वो रिकंसिडरेशन होने के बाद दोबारा अगर प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो प्रेसिडेंट यहाँ पर बाइंडिंग हो जाते हैं कि उसको साइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जब प्रेसिडेंट के साइन इस बिल पर जो पहले बिल की शेप में था अब वो लॉ बन जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद लॉ बन जाएगा और वो लागू हो जाएगा ऑल ओवर द कंट्री में। या फिर गवर्नमेंट ने जब भी डिसाइड करा होगा कि ये जो लॉ है वो उस समय के बाद वो है लागू हो जाएगा कंट्री में, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब बिल इज ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल। अब देखिए बिल जो है काफी प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ बिल, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल, जो मैंने आपको बता दिया, नॉन मनी बिल और मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, कौन से होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ ऑलरेडी, तो ताकि आपको वही चीजें क्लियर हो जाए यहाँ पर जब मैं आऊँ तो ये चीज आपको ज्यादा टेंशन न लेनी पड़े, ठीक है। अब देखिए द प्रिपरेशन ऑफ द बिल इटसेल्फ इन्वॉल्व द कंसिडरेशन ऑफ सच रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द इम्प्लीमेंट लॉ। ऑब्वियसली बिल को अगर कोई लेकर आया जा रहा है बिल, तो अगर बिल लेकर आ जा रहा है कि भाई साहब 30-30 लाख रुपए सबके अकाउंट में हम भेज देंगे, ये बिल लेकर आ गया, पार्लियामेंट पास करेगी। क्या पार्लियामेंट के पास इतना पैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया में इतना पैसा है कि वो इतना भेज देगी, रिसोर्सेज हैं इतने, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कंसीडर करी जाती हैं बिल को पास करने से पहले या बिल को लाने से पहले, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको बात। चले आगे चलिए, द एरा ऑफ कोइलेशन। देखिए कोइलेशन में क्या होता है, कोइलेशन के कुछ खामियां भी हैं और फायदे भी। कोइलेशन, सॉरी, ये मैं भी स्पेलिंग भेज जाता हूँ भाई कभी कभी, ठीक है। कोइलिशन यानी गठबंधन बोलते हैं, गठबंधन, ठीक है, गठबंधन सरकार जैसा हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल जो लेकर आया जाएगा कोई भी, तो उसको पहले जो है ना जो अदर पार्टीज है जिन्होंने अपनी समर्थन दे रखी है, जो पार्टी सबसे ज्यादा मेजोरिटी वोट लेकर आई है उसके साथ, उसको इतनी मेजोरिटी नहीं है कि वो अपनी जो सरकार बना ले, उसने दूसरी पार्टीज की भी मदद ली है, तो वो उन पार्टियों से भी डिस्कशन करेगी अगर कोई भी बिल लेकर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना एक तरीके से सारी की सारी चीजें जो है ना कंसिडर करी जाती हैं। और एक ये अनस्टेबल गवर्नमेंट भी होती है, अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है यहाँ पर, जो पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में काफी दिक्कत वगैरह भी आता है। इन द era of coalition politics, especially a bill proposed by the government has to be acceptable to the all partners of the coalition। ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। सबसे पूछा जाएगा कि हाँ ये लाकर लेकर आ रहा हूँ भाई, सब ऐसा कर सकता हूँ क्या, तो सब अगर राजी होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ड्रॉप कर दिया जाएगा उस मामले को, ठीक है। The draft of any bill prepared by the concerned ministry, for instance bill raising marriageable age, तो उसके लिए लॉ मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं बीच में रहेगी। मगर यहाँ पर जो और भी मिनिस्ट्रीज हैं जो भी कहीं ना कहीं जो है इसके साथ कंसर्न है, जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है।
वुमेन एंड एम्पावरमेंट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, इस मिनिस्ट्री को नाम बदल दिया, ठीक है। अब मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ठीक है, वंस पास इट इज सेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा के पास क्या क्या पावर है मनी बिल के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, या फिर इनिशिएट नहीं कर सकती अपने पास। वो उसको खाली रिकमेंडेशन दे सकती है, और अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर कुछ नहीं बोलती है तो उसको पास समझा जाएगा मनी बिल को। दैट इज वाई कमेटी आर रेफर टू एज मिनिस्ट्रियल लेजिस्लेचर। डिस्कशन हो जाता है ना जब किसी ऑर्डिनरी बिल के ऊपर, तो कमेटीज के पास भेज दिया जाता है वो। तो कमेटी उसको डिस्कस करती है, बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज करती है, देखती है, जांच पड़ताल करती है, तो उनको एक तरीके से मिनी लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। सेकंड स्टेज जो होती है वो यही होती है सेकंड स्टेज पर। थर्ड स्टेज में जो हम इस पे वो हमारे पार्लियामेंट में वोट होती है, कौन कौन से हर क्लॉज को उठाया जाता है उस पर वोट होती है कि ये ऐसा होगा। उसमें मोशंस भी लेकर आई जाती हैं, कट मोशन वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, मगर मनी बिल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मनी बिल अगर पास नहीं हुआ ना लोकसभा में, तो भाई साहब मान लो कि सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है और सरकार उस समय गिर जाएगी। अब बिल हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहा है, उसमें अमेंडमेंट लेकर आ रहा है, ठीक है। जॉइंट सेशन बुलाया जाता है अगर ऐसा होता है, कुछ ऐसा मैटर आया था जिसमें दोनों हाउस अग्री नहीं होते हैं, या फिर लोकसभा ने पास कर दिया और वो राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा के कुछ ऐसे पॉइंट्स है, क्लॉजेस हैं जहां पर राज्यसभा अग्री नहीं है, तो वो उन क्लॉजेस को डिस्कस करने के लिए जॉइंट सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 123 शायद, 123 तो ऑर्डिनेंस का होगा, 137 हो सकता है शायद। देख मुझे बताइएगा, आप दोनों में से एक है, इतना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इसको रिजोल्व करने के बाद चीजें क्लियर होती हैं और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। कैन राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती है, 14 दिनों के अंदर इसको भेजना पड़ेगा, अगर नहीं दिया जाता तो पास समझा जाता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ प्रेसिडेंट के पास भेजा तो प्रेसिडेंट फिर वही है, क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। अब देखिए, हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, कैसे कंट्रोल कर सकती है। देखिए, पार्लियामेंट जो है काफी तरीकों से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, ठीक है, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है वो डिक्टेटर ना बन जाए, ठीक है। कैबिनेट डिक्टेटरशिप वेयर, देखिए कैबिनेट डिक्टेटरशिप कब होती है, जब मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्टी है, मान लीजिए मोदी जी की पार्टी थी, उसने बहुमत हासिल करी थी, 400 वोट लेकर आती थी, ठीक है। 400 वोट वो अपनी डिक्टेटरशिप दिखा सकती है, कोई भी मनमाना लॉ लेकर आ सकती है, ठीक है, वो पास करा सकती है पार्लियामेंट में इजीली, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है इजीली, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो जाएगी। यहाँ पर अगर ऑपोजिशन होगी तो वो सवाल उठाएगी, मुद्दे उठाएगी, मगर वो भी सप्रेस कर दी जाएगी, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी ऑटोमेटिकली अगर पार्टी के पास फुल मेजोरिटी है। फॉर इंस्टेंस, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द मेंबर फॉर फॉर वॉट एवर द मेंबर मे हैव सेड इन द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री, हाँ देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी डिस्कशन वगैरह होता है, अगर उसमें कुछ भी बोल दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा उस मेंबर के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि जो ये जो ना उन मेंबर्स के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस होते हैं, जिसे हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोलते हैं, ठीक है। या फिर बाहर जाकर आप ये नहीं कह सकते इसने तो ऐसा पार्लियामेंट में बोल रहा था, भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ भी वो करा जाएगा, कोई भी एमपी वगैरह है उनके साथ अगर कुछ भी करा जाए तो उसका करेगा कौन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कौन होता है, हमारा लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है। अगर लोकसभा में कुछ एक बंदा है, एमपी वगैरह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कुछ अनबन कर रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़े कर रहा है या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहा है, मतलब एक तरीके से प्रिविलेज जो है पार्लियामेंट के, उनको उनका उल्लंघन कर रहा है, तो यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही पावर है कि उसको जो है ना, उसको क्या करा जाए, उसको धमकाया जाए या उसको डांट लगाई जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस हैं वो ब्रीच कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आपको बात, पेट में दर्द हो रहा है बात जोड़ की, ठीक है। तो अभी मैं रोक रहा हूँ वीडियो को, देखिए शुरू कर दी मैंने वीडियो, ठीक है, थोड़ा दर्द हो रहा है पेट में अभी भी, ठीक है। चलिए, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है जिससे पार्लियामेंट जो है कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो देखिए, पार्लियामेंट पहली चीज पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं काम आती है, ठीक है, लॉ मेकिंग पॉलिसी यहाँ पर होती है, ठीक है। अब इसके बाद भी काफी सारी प्रोसेस होती है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव काम करती रहती है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे अपना सिकंजा कसेगी और कैसे एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखेगी। तो ये सारे कुछ डिवाइसेस हैं, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, अप्रूवल फॉर रिफ्यूजल, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये कुछ चीजें हैं जिससे कि एग्जीक्यूटिव को अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है, ठीक है। पहली चीज, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। लेजिस्लेचर में अगर द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर पॉलिसी बना रही है तो लेजिस्लेचर के अंदर जो है, पार्लियामेंट के अंदर उस चीज को डिस्कस करा जा सकता है, भाई ऐसी ऐसी चीज हो रही है, क्या है,
क्या इसके ऊपर मामला हैं, क्या ऐसे चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं? जनरल डिस्कशन जब चल रहा होता है या फिर क्वेश्चन आवर जब चल रहा होता है। और जीरो आवर एक और है जिसमें क्वेश्चन वगैरह ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आवर में स्टार क्वेश्चन होते हैं, जीरो आवर में रैंडमली कोई भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर मेंबर आर फ्री टू रेज एनी मैटर। ठीक है, तो ये चीजें होती है। फिर होता है एक हाफ एन आवर डिस्कशन और एक एडजमेंट मोशन। ठीक है, एडजमेंट मोशन जो होती है वो एडजन करने के लिए होती है सेशन को, डेफिनेटली नहीं, कुछ समय के लिए। ठीक है, जब वो मैटर दोबारा से होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करा जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। This gives the member an opportunity to criticize the government and represent the problem of their constituencies। यहाँ पर जो है मेंबर के पास ये पावर होती है कि भाई साहब इन क्वेश्चन के सहारे, ठीक है, इन क्वेश्चन के सहारे जब ये क्वेश्चन आवर या फिर जीरो आवर या फिर हाफ एन आवर डिस्कशन चल रहे होते हैं, तो इस दौरान जो है ना मेंबर जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होते हैं वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने सामने रख सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है बता सकते हैं ताकि उन चीजों को भी रिजॉल्व करा जा सके। अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉ, पार्लियामेंट जो है ना कंट्रोल करती है, एक्सरसाइज करती है इसकी पावर रेटिफिकेशन की, क्योंकि पार्लियामेंट से सारे लॉ बनते हैं। ठीक है, अ बिल बिकम लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो खुद वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उन चीजों पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं उन चीजों पर वेस्ट नहीं करता हूँ जो चीज आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अप्रूव करा जा रहा है क्योंकि मैं आपको पीछे ही बता कर आया हूँ ये सारी चीजें। रेटिफाई करा जाता है। ठीक है, राज्यसभा में जाता है, पहले लोकसभा में डिस्कशन होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। और दोनों के पास काफी एम्पल अमाउंट ऑफ पावर होती है और टाइम भी होता है जिससे कि वो उस चीज को रोक सकेगा, कुछ गलत चीज होने वाली है। ठीक है, तो देखिए फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम बिल के द्वारा बनाए जाते हैं ना, कोई भी स्कीम लेकर आई जा रही है बिल के द्वारा, अगर वो इम्प्लीमेंट होंगे तो ऑब्वियसली उसको बजट में जगह दी जाएगी, और उस बजट में जब जगह दी जाएगी तो उसके लिए जो है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा भी निकाला जाएगा। तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव को देती है ताकि वो पैसे निकाल सके। अगर एग्जीक्यूटिव पैसे निकाल रही है उसको इसकी स्पेंडिंग भी देखिए कहाँ कहाँ पर स्पेंड करें, और वो कौन काम करता है? कैग, कैग की रिपोर्ट। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे, ये भी बताते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? चले आगे, चलिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कमेटीज भी होती हैं जैसे कि अकाउंट कमेटी जो होती है, पार्लियामेंट की अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी यही काम करती है। ठीक है, चेक करती है कहाँ पर पैसा खर्च हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ, कितना पैसा बचा है, कितना नहीं बचा है। क्योंकि जो पैसा बचा हुआ होता है कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो जमा हो जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाकर, फिर उसको दोबारा से फाइनेंशियल बिल के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, दो द फाइनेंशियल कंट्रोल दो थ्रू द फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेचर कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंट्रोल करती है। ठीक है, कैसे? देखिए फाइनेंशियल, जब आपके पास जब पैसे नहीं देगी, पैसे के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी, या पैसे के लिए, मनी के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी लेजिस्लेचर से, तो फिर क्या हुआ, क्या फायदा उस चीज का? ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसे के लिए लेजिस्लेचर पर कंप्लीटली निर्भर होना पड़ता है। गवर्नमेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आपको काफी चिल्ला चिल्ला कर पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, ये कुछ कंक्लूजन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए वर्ड टू वर्ड मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा तो जो वीडियो है वो तकरीबन 3-4 घंटे की बन जाएगी, एंड वो मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहते कि आप बोर हों। ठीक है, अब देखिए व्हाट डू द कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, क्या करती है कमेटी का काम, क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ये एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। इनका काम खाली लॉ मेकिंग बनाने में नहीं होता, इनका काम डे टू डे बिजनेस को संभालना भी होता है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एक एड हॉक कमेटीज होती हैं। ऐसे लिखते हैं एड, सॉरी ये नहीं, सी बनाते हैं, एड हॉक कमेटीज होती हैं। ठीक है, ये एड हॉक कमेटी जो है टेम्परेरी होती हैं। ठीक है, क्या होती है? टेम्परेरी होती हैं, ये परमानेंट होती हैं। ठीक है, ये परमानेंट होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं थ्रू आउट द ईयर काम करती हैं। एड हॉक कमेटी एक पर्टिकुलर स्पेशल सब्जेक्ट के लिए, स्पेशल मैटर के लिए इनका गठन होता है, फिर उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली जब मैटर रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है,
स्टैंडिंग कमेटी इज द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज में जो है ना मेंबर हो सकते हैं दोनों के, ठीक है। ये स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, जो परमानेंट कमेटी होती है, मेंबर दोनों के होंगे, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। मगर जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट कमेटी में भी दोनों के दोनों मेंबर होंगे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अगर कोई एक मैटर है जो जॉइंट है, ठीक है, तो उसमें जो ना दोनों की जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चले आगे, चलिए। हाउ डज द पार्लियामेंट, हाँ ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक तरीके से पार्लियामेंट का बर्डन ही रिड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि जो मैटर होते हैं, अभी पूरी मिनिस्ट्री कैसे संभालेगी, मिनिस्ट्री के पास अपनी अपनी कमेटीज होती हैं, तो वो उनको रेफर कर देती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक कमेटी इसलिए तो बनाई जाती है ना, ताकि वो उस मैटर को पूरी छानबीन कर सके, इतने पार्लियामेंट दूसरे कामों पर बिजी रहेगी, ठीक है। तो यही चीज होती है। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, कैसे रेगुलेट करती है? इसे मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये लास्ट है। Parliament, as mentioned earlier, is the debating forum. ये तो आपको पता ही है. It is through its debate. It is through debates that Parliament performs all its vital functions. Debate के द्वारा ही, ठीक है, सारे सारे debate होती है Parliament में. Such discussions must be meaningful and orderly so that the functions of the Parliament can be carried out smoothly and diligently. Dignity in is intact. स्मूथली होनी चाहिए, ताकि जो पार्लियामेंट की डिग्निटी है ना, वो ज्यों के त्यों बनी रहे, उस पर कोई उंगली ना उठा सके, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मेड सर्टेन प्रोविजंस, ठीक है, बिजनेस के लिए, कि जो पार्लियामेंट में जो बिजनेस है, पार्लियामेंट का बिजनेस है, कैसे कैरी करा जाएगा, कैसे क्या क्या होगा उसमें। तो काफी सारे जो 0 आवर, हाफ एन आवर और आपका जनरल डिस्कशन वगैरह, ये सारे प्रोसीजर ही तो हैं। बिल के लिए भी होते हैं और बजट के लिए भी होते हैं, ठीक है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर होता है लोकसभा का, ठीक है। आप बताइएगा हमारे स्पीकर जो लोकसभा का इस संपर्क कौन है? यानी आज जो डेट है वो है, आई डोंट नो व्हाट इज द डेट, 24 सितंबर 2025, ठीक है, आज डेट है। तो कौन है इस समय पर हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं लोकसभा के, ठीक है। क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं, सारे डिसीजन इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। इनका जो डिसीजन होता है फाइनल होता है। अगर कोई वोट, मान लीजिए पार्लियामेंट में वोट हुई है, जो कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो 120 है, ये 120 नहीं 121 है, तो आधे लोग कह रहे हैं कि 120 है, आधे लोग कह रहे हैं ये 121 है, 10 लोगों ने ये कहा कि 120 है और 10 लोगों ने ये कि 120 है। तो यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किस किस पास जाएगा। यहाँ पर कास्टिंग वोट होगी, ठीक है। ये यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कभी भी फर्स्ट इंस्टेंस में, पहली बार में वोट नहीं देता है, वो लास्ट में वोट देता है। उसको बोलते हैं कास्ट, वो अपनी वोट को कास्ट करना तब जब जो सिचुएशन ऐसी आए कि जो वोट है वो इक्वल आ जाए दोनों तरफ, ठीक है। तो उस समय पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसके पास जाएगा? जिसके साथ जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। There is one more way in which the presiding officer control the behavior of the member. You may have learned anti-defection law. ये जो है शेड्यूल 10 की बात कर रही है, ठीक है, शेड्यूल 10 की बात कर रही है, एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले क्या होता था कि आया राम गया राम हुआ करता था, ठीक है। एक पार्टी का मेंबर है, पार्टी का मेंबर है, एक पार्टी का मेंबर है ए, इसने जो ना पहले तो एक्स वाई जेड पार्टी से इलेक्शन जीत लिया एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो है बी, ठीक है। बी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक्स वाई जेड पार्टी का मेंबर है, ये पार्टी है और यहाँ पर एक और पार्टी है 1 2 3 ठीक है। ये पार्टी है, बी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसने ए वाले बंदे ने जीत लिया, ठीक है। अब इसने क्या करा कि जीतने के बाद इसने जो पार्टी है ना अपनी बदल ली और 1 2 3 में चला गया। तो इससे एक तरीके से डिफेक्ट कर दिया इस पार्टी का, तो कहीं ना कहीं खराब हुआ ना, मामला खराब हो गया, इस पार्टी के पास तो फिर वोट ही नहीं रही ना। तो इस चीज को, ये चीज दोबारा ना हो, इस चीज के लिए एक लॉ लेकर आया गया है जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। कब लेकर आया गया था? 1985 में लेकर आया गया था, 52nd अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। ठीक है, इसमें फिर कुछ फेरबदल भी करे गए थे 91st अमेंडमेंट में, ठीक है, जहां पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर दे दी गई कि भाई साहब फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग। अब ये डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन, एक मेंबर रिमेन एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट और वोट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी, वॉलंटरी लीव और मेंबरशिप, या फिर कोई ऐसा मेंबर जो वॉलंटरी लीव कर देता है अपनी पार्टी को, ठीक है, वो भी डिफेक्शन में ही कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि अगर कोई मेंबर है वो अपनी पार्टी में वोट देने के लिए नहीं आता है अपनी मर्जी से, ठीक है, जब पार्टी को जरूरत है कि वो वोट दे आकर, तब नहीं आता, तो उसको भी डिफेक्शन माना जाएगा, ठीक है। Experience of the past 20 years shows that the anti-defection amendment has not been able to curb the defections, but it has given additional power to the party leadership and the presiding officer or to of the legislature over the members, ठीक है।
ये सारी चीजें रही, ठीक है। 20 सालों में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कुछ खड़ा नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ ने, मगर फिर भी इसने प्रिजाइडिंग जो पार्टी का लीडर है उसके पास भी काफी पावर आ गई है इसके तहत, ठीक है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लेजिस्लेचर का, उसके पास भी काफी सारी पावर आ गई है। देखिए ये सारे लॉ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ना, ये एसएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरे का पूरा चैप्टर आपका। कौन सा चैप्टर था ये? 5वां चैप्टर था, चैप्टर 5 लेजिस्लेचर। तो कंप्लीट होता है नाउ, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपको कुछ पूछना है, देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। अरुण शामू, शामू टेलीग्राम भी है, अरुण शामू 0 लगाइएगा, टेलीग्राम भी है और इंस्टा भी है। नीचे दोनों का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वहां से आप जाकर मुझसे अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको आपकी क्वेश्चंस का जरूर से जवाब दूंगा, ठीक है। और अब आपका काम बचता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना, बट आप चाहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत मदद करना चाहते हैं मेरी, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन द चैनल, ज्वाइन द चैनल, ठीक है। एंड यू कैन कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट सो दैट कि मेरी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। तो चलिए इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नई चैप्टर के साथ, एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नीचे बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।